नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को विधेयकों को मंजूरी देने में दिखाई गई देरी पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से सवाल किया है। तमिलनाडु सरकार ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि राज्यपाल ने खुद को राज्य सरकार के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया है। सोमवार को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये बिल 2020 से लंबित थे, वो 3 साल से क्या कर रहे थे। अदालत ने कहा, एक बार जब बिल दोबारा पारित हो जाते हैं तो वो मनी बिल के समान स्तर पर होते हैं। अब राज्यपाल को एक बार फिर कोई फैसला लेना होगा। अदालत ने सोमवार सुबह सारे घटनाक्रम पर गौर किया और कहा कि विधानसभा ने विधेयकों को फिर से पारित कर दिया है और राज्यपाल को भेज दिया है। देखते हैं राज्यपाल क्या करते हैं। अदालत ने मामले को 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सेबी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट को अर्जी के जरिए बताया गया है कि सेबी ने तय समय सीमा के भीतर अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच नहीं की है। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। लाइव लॉ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अपने आदेश में कहा था कि सेबी 14 अगस्त तक अडानी हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट में ताजा अर्जी दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने लाइव लॉ को बताया कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है। उत्तराखंड में उद्ध्वस्त सुरंग के अंदर 41 श्रमिक 1 सप्ताह से अधिक समय से फंसे हुए हैं। केंद्र ने कहा कि उसने उन्हें बचाने के लिए 5 विकल्प कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने कहा कि 5 अलग अलग एजेंसियां इन विकल्पों पर काम करेंगी, जिनमें 3 तरफ से ड्रिलिंग कार्य शामिल है। उन्होंने कहा, सरकार ने बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए सभी मोर्चों पर काम करने का फैसला किया है। ये फैसला एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जहां विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर 5 विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस संबंध में तमाम जानकारियां मांगी हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात भी की है। मालदीव के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि मालदीव में 77 भारतीय सैनिक हैं और मालदीव की नई सरकार भारत के साथ हुए 100 से अधिक समझौतों की समीक्षा कर रही है। ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने औपचारिक रूप से भारत से अपने सैनिक वापस बुलाने को कहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के सार्वजनिक नीति के अवर सचिव मोहम्मद फिरोजुल अब्दुल खलील ने कहा कि नई सरकार ने पाया है कि हमारे देश में 77 भारतीय सेना के लोग हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की हार पर कहा है कि विराट कोहली और केएल राहुल ने रिस्क नहीं लिया जो उन्हें लेना चाहिए था। वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज़ के एक शो पर चर्चा के दौरान कहा, हमारे 2 बेहतरीन बल्लेबाज पिच पर थे, विराट कोहली और केएल राहुल। उन्हें कटर फेंके जा रहे थे, उन्हें खेल पाना आसान नहीं था, लेकिन अगर विराट कोहली और केएल राहुल थोड़ा रिस्क लेकर बाउंड्री मारते तो हालात कुछ और होते। इन दोनों बल्लेबाजों के पास इतने शॉट हैं मारने के लिए, लेकिन ये गेम वर्ल्ड कप फाइनल था, दबाव वाला गेम था और उस दबाव में वो रिस्क नहीं ले पाए जो शायद उन्हें लेना चाहिए था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव के एक बयान को लेकर बवाल हो गया है। 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे कपिल देव ने कहा है कि मुझे विश्व कप के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। उनके पास बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने पूछा है कि क्या कपिल देव को महिला पहलवानों को साथ देने की सजा दी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य और बेहद घटियापन है कि कपिल देव को अहमदाबाद में विश्व कप फाइनल के लिए क्रिकेट प्रतिष्ठान द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, बेदी की तरह कपिल देव भी अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं और वो कुछ महीने पहले आंदोलनकारी महिला पहलवानों के समर्थन में खुलकर सामने आए थे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने वर्ल्ड कप फाइनल मैच में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को ना बुलाए जाने को महान खिलाड़ी और भारत का अपमान बताया है। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कहा है कि भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव को वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में नहीं बुलाया गया। क्रिकेट के इस आइकन यानी कपिल देव का निर्लज्जता से अपमान किया गया। ये भारत का अपमान है, ये कितने शर्म की बात है। उन्होंने लिखा, बीसीसीआई और आईसीसी को दुनिया को ये बताना चाहिए कि क्या ये भारत की सत्ताधारी पार्टी के दबाव में किया गया। उन्हें पूरे क्रिकेट जगत को जानकारी देनी चाहिए।
इजरायली सेना के दो संगठनों शिन बेट और IDF ने रविवार रात को एक वीडियो का खुलासा किया जिसमें हमास 2 विदेशी बंधकों, एक थाई व्यक्ति और एक नेपाली व्यक्ति को 7 अक्टूबर को अल शिफा अस्पताल में वापस लाता दिख रहा है। एक वीडियो में हमास के लोग एक व्यक्ति को अस्पताल के प्रवेश द्वार में घसीटते हुए ला रहे हैं। एक अन्य वीडियो में स्ट्रेचर पर एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसके सीने में चोट लगी है, जिससे बड़ी मात्रा में खून निकल रहा है। साथ ही उसका एक पैर भी कट गया है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक मुनीर अल बोश ने इजरायल के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसे अल शिफा अस्पताल में हमास सुरंग मिली, वहां बंधकों को रखा गया है। उन्होंने इसे सफेद झूठ बताया है। IDF ने यह भी बताया कि किस वीडियो में कौन सा विदेशी बंधक दिखाई दे रहा है, लेकिन कहा कि वीडियो फुटेज अस्पताल के आंतरिक सिस्टम से प्राप्त किए गए थे। हालांकि उन्हें प्राप्त करने में 1 महीने से ज्यादा समय लगा। इसके अलावा एक वीडियो में हमास के कब्जे में IDF सैन्य जीप भी अल शिफा में जाती दिख रही है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने लाल सागर में एक इजरायली मालवाहक जहाज को कब्जे में ले लिया है। हूती ने कहा कि इस जहाज को यमन के एक पोर्ट पर ले जाया गया है। वहीं इजरायल का कहना है कि यह जहाज इजरायली नहीं है और जहाज के कर्मियों में भी एक भी इजरायली नहीं है। इजरायली PM बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी आतंकवाद का एक और कृत्य है। ईरान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गजा में चल रहे हमास और इजरायल के युद्ध के मद्देनजर हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी इजरायली जहाज आएगा वो उसे हाईजैक कर लेंगे। हूती विद्रोहियों ने इजरायल की ओर कई मिसाइल और ड्रोन दागी हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।